हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। बच्चों, हम पीछे लिखे गए मॉलिक्यूल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं आज। और आपको मालूम है, एक ही कॉन्क्रीट थियरी चलती है कि दुनिया में किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आपको थियरी बता देता हूं। कोई भी एसिड हो, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास कहीं फिनॉल या कुछ भी है, अल्कोहल है, अगर हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, पीछे फिनॉल है तो फिनॉल ही ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, तो हम हमेशा इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे जब ये H आयन रिलीज करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H प्लस रिलीज करता है। तो अगर प्यारे बच्चों किसी दो स्पीसीज में H आयन का डिफरेंस हो तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। यानी कि ये एसिड है तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इन दोनों में जरा आप देखिए तो डिफरेंस किसका है, H प्लस का डिफरेंस है। यानी कि अगर किसी भी दो स्पीसीज में डिफरेंस H आयन का हो तो वो दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि इसकी टेंडेंसी H आयन लेने की है, और इस कॉन्जुगेट बेस का ये एसिड है क्योंकि इसकी टेंडेंसी H आयन रिलीज करने की है। अब जरा देखिए, अगर इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम जानते हैं कि इस विशाल प्रकृति में परमात्मा उन चीजों का फॉर्मेशन फेवर करता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसी फिनॉक्साइड आयन के ही बनने में रिलीज ऑफ H आयन छुपा हुआ है। जितना, अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल बनेगा तो ये भी 2 मोल बनेगा, ये 10 मोल बनेगा तो ये भी 10 मोल बनेगा। यानी कि रिलीज ऑफ H आयन भी क्या होगा, रिलीज ऑफ H आयन भी इंक्रीज करेगा। और जो H आयन देता है वो एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है, वो आर्हीनियस एसिड होता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड होता है। तो जो H आयन देगा वो एसिड होगा, तो जो ज्यादा H आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल अगर मैं ध्यान से देखूं तो दुनिया में किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। तो यहां भी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। हमने पीछे देखा कि कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं लगती है। हमें सिंपली क्या कर लेना रहता है, H आयन रिलीज करा लेना रहता है। H आयन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। मैंने सभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज कब स्टेबलाइज होगा, आप सोचिए कि कोई भी चीज न्यूट्रल रहना चाहती है, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वो कब स्टेबलाइज होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर अगर हम देखें तो NO2 ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, ये -I दिखा रहा है। चेक करने का तरीका क्या है कि जो पहला एटम है उसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो वो -I इफेक्ट दिखाएगा। जरा देखिए यहां तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट फिर भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा ही होगा नाइट्रोजन का, और ये -M दिखाएगा। -M दिखाने का ट्रिक क्या है कि इस जो भी पहला एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो अगर, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये तो जान नहीं सकते भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा, या अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो भी वो क्या दिखाएगा, वो -M इफेक्ट दिखाएगा। तो यहां पे भी ये क्या दिखाएगा, -I, लेकिन -M नहीं दिखाएगा। कारण मेटा पोजीशन पर लगा ग्रुप कभी भी मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है। उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये क्या दिखाएगा, ये पैरा पे है -I और -M दिखाएगा। प्यारे बच्चों, लेकिन भूलना मत कि यहाँ वाला जो NO2 है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो जरा संभल के जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं जो आपको लगेगा। आपको क्या लगेगा, जरा गौर पूर्वक देखिए। आपको ये लगेगा कि भाई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस
सॉरी -m और -m से स्टेबलाइज किया जा रहा है। यानी अगर मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 बोल दूं तो 1 और 2 की जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, सॉरी 1 और 3 में जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है 1 एंड 3 में, वो ज़्यादा होगी किससे? 2 और 4 से, क्योंकि 2 में -i इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है और 4 में किससे? किसी से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन 1 और 3 में जो कॉन्जुगेट बेस है वो -m से और साथ साथ -i से भी स्टेबलाइज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 और 3 में जो कॉन्जुगेट बेस है मोर स्टेबलाइज हो रहे हैं रिलेटिव टू 2 एंड 4। अब प्यारे बच्चों 1 और 3 में ही फैसला करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, अगर जो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, तो 2 और 4 में जरा देखो, 4 को तो कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, 2 को कम से कम NO2 अपने -i इफेक्ट से स्टेबलाइज तो कर रहा है। यानी यहाँ किसका नंबर आ जाएगा? 2 का, फिर कौन हो जाएगा? 4। अब सवाल पैदा हुआ 1 और 3 में कैसे फैसला करें? तो हमें हमेशा लगेगा कि NO2 -m और -m दिखा रहा है, बट -m डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हमें लगेगा भाई -m अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, बट ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसका -i इससे ज्यादा है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के जरा देखो पहले और दूसरे कार्बन पे ही ये जुड़ा है, बट ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कार्बन पे जुड़ा है। यानी कि इस NO2 का इस कॉन्जुगेट बेस के लिए जो -i इफेक्ट होगा वो इस NO2 का इस कॉन्जुगेट बेस के लिए जो होगा उसके कंपेयर में ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके पास है। तो हमें लगेगा कि ज्यादा ये वाला NO2 खींचेगा इस O- से रिलेटिव टू दिस वन, और हम बोल देंगे आंसर क्या? 1 एंड 3, और तुरंत गलत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गलती है जो स्मार्ट बच्चे भी कर देते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 2 और 4 से ज्यादा 1, 3 का होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 और 3 में देखिए कि ये अगर साथ साथ में फिनॉल के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होल्ड करके भी तो रखा है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होल्ड करके रखा है तो ये उससे H को रिलीज नहीं होने देता। तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डोमिनेंसी होती है, यानी -m दोनों का एक समान। इसका -i इससे ज्यादा, हमें लगेगा कि ये ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा इस O- को, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सेम टाइम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही से होल्ड करके रखता है और होल्ड करने की वजह से वो H इजीली निकल नहीं पाता। तो प्यारे बच्चों करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाता है? 3 का एसिडिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। थर्ड का जो H है वो NO2 के द्वारा होल्डेड नहीं होता है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सेम इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन नीचे लिख रखा हूं, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए जब भी कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से बंधा होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। लेकिन ये OCH3 जरा देखें, -i और +m इफेक्ट दिखाएगा, ये भी -i बट +m नहीं दिखाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट, कि मेटा पोजीशन पर लगा ग्रुप कभी भी मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है। प्यारे बच्चों यहां आ जाएंगे तो ये क्या दिखा देगा? -i और +m दिखा देगा। अब पीछे जो कॉन्जुगेट बेस को लगे हुए ग्रुप थे वो क्या कर रहे थे? स्टेबलाइज। ये क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज। गौर पूर्वक देखना, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज लगा देना है? नेगेटिव चार्ज लगा देना है। ओके, अब जरा ध्यान पूर्वक बातों को समझिए। ये इलेक्ट्रॉन -i, अगर हम डोमिनेंसी देखें तो मीजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक दोनों इंडक्टिव पे डोमिनेट करते हैं। तो डोमिनेंसी ऑर्डर में मीजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा होता है, उसके सामने इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि ये M से सप्लाई कर रहा है और ये भी M से सप्लाई कर रहा है, जब कोई सप्लाई करेगा तो डीस्टेबलाइज करेगा ना कॉन्जुगेट बेस को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ना कि उसे कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, क्योंकि सभी चार्ज्ड स्पीसीज खुद को न्यूट्रल करना चाहती हैं। नेगेटिव को तुम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दोगे तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। यहां पर
फर्स्ट और थर्ड में जरा देखिए कि कॉन्जुगेट बेस हाईली डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो चैन का रिलीज नहीं हो पाएगा। और बच्चों जो सेकेंड और फोर्थ है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा होगा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखिए ये मीजोमेरिक से डिस्टेबलाइज कर रहा है, और मीजोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये -I से स्टेबलाइज भी कर रहा है पैरेलल में, तो ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जरा देखिए इसका -I से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बट पैरेलली ये इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ भी तो रखा है, यानी ये इजीली H रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होल्डेड है। तो फर्स्ट और थर्ड में जब कंपेयर करोगे तो थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की तुलना में ज्यादा होगा। कारण ये है कि फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थर्ड में नहीं है। इसका जो H निकल करके इसे एसिड बनाने वाला था वो होल्डेड है, इसका जो H निकल करके इसे एसिड बनाने वाला था वो होल्ड नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि 2 और 4 में कैसे डिसीजन लेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, यहां पर ये इस कॉन्जुगेट जो ये OCH3 है, ये इस कॉन्जुगेट बेस को -I इफेक्ट से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ये इससे लगातार इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो सेकंड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ 4 से ज्यादा हो जाएगा। और 4 का 1 और 3 से इसलिए ज्यादा होगा कि एटलीस्ट यहाँ कोई डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं करने वाला इट्स ओके, बट एटलीस्ट कोई डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, और इसका हो जाएगा 3 1 2 4। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि सरकारों को इस छोटे से वीडियो के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।